हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लुसेंट का वन लाइनर कर रहे हैं। लुसेंट जी के बुक का जो वन लाइनर है उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी और उसका शौरिक संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि प्रकाश चक्र के बारे में दिया गया है कि प्रकाश चक्र क्या होता है। तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। देखिए, जो प्रकाश चक्र है ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया गया है। गणना करने के लिए, समझने के लिए क्या किया जाता है, कल्पना किया जाता है, मान लिया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। ये मानने की बात नहीं है बल्कि है। तो अब यहाँ पर इसे समझिए, इधर हमारा सूर्य है और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर क्या कर रही है, पड़ रही है एक तरफ से। जिस तरफ से पड़ेगी वहां पर क्या हो जाएगा, दिन होगा। और उसके अपोजिट भाग में क्या रहेगी, रात रहेगी या फिर अंधेरा रहेगी। ठीक है, तो इसी को दिन और रात को जो बांटने वाली रेखा होगी, जो बांटने वाली वृत्त होगी, चूंकि पृथ्वी गोल है तो उसको हम वृत्त कहेंगे। तो बांटने वाले वृत्त या चक्र को क्या कहा जाता है, प्रकाश चक्र कहा जाता है। तो इसी को यहाँ पर प्रकाश चक्र कहा जाता है। प्रकाश चक्र क्या है कि पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। तो पृथ्वी के जो प्रकाशित भाग है उसको और जो अप्रकाशित भाग है उनको अलग करती है प्रकाश चक्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वह है कि पृथ्वी की जो गतियां हैं वह दो प्रकार की होती हैं, या पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पहला तो घूर्णन गति होता है और दूसरा जो होता है वह परिक्रमण गति होता है। तो यहाँ पर दूसरा जो गति बताया गया है, कौन सी गति बताया गया है, परिक्रमण गति बताया गया है। चलिए समझते हैं सबसे पहले घूर्णन गति को। घूर्णन गति को देखिए क्या कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि आगे समझते हैं। पहले इसको समझिए कि घूर्णन गति ही दैनिक गति होती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन एवं रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। देखिए, जो घूर्णन गति है उसकी वजह से दिन एवं रात होती है और इसी वजह से घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। चूंकि घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं तो नाम दे दिया गया दैनिक गति। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, अपने अक्ष पर ये कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से शुरू करती है, पश्चिम से घूमती है पूर्व की ओर। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है हमारी वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वह कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो घूर्णन गति को दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी सदैव यानी कि हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। और इसी के कारण से, इसी वजह से दिन और रात होता है, अतः इस गति को दैनिक गति कहते हैं। तो दैनिक गति क्यों कहा जाता है, क्योंकि घूर्णन गति की वजह से ही दिन रात होते हैं और इसीलिए दैनिक गति कहा जाता है। अब दूसरी गति की बात हुई थी जो कि था परिक्रमण गति। देखिए, परिक्रमण गति को ही वार्षिक गति भी कहा दिया जाता है या कहा जाता है। तो परिक्रमण गति वार्षिक गति होती है। अब समझिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और इस सूर्य का चारों तरफ जो है हमारी अर्थ क्या करती है, परिक्रमा करती है।
और ये जो हमारे सूर्य है, सूर्य की चारों ओर जो हमारा पृथ्वी है परिक्रमा करती है, उसको एक परिक्रमा पूरा करने में यानी कि एक बार घूमने में उसको 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, उसे एक बार पूरा गति करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है और इसी समय को या फिर इसी परिक्रमण गति को ही क्या कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। ठीक है, जिस और जब ये 365 दिन 6 घंटे का समय जब आगे बढ़कर 4 वर्षों में क्या करती है, लीप ईयर बनती है, तो 366 दिन का समय बनती है, जिसमें फरवरी में एक दिन जुट जाता है तो वो 29 दिन का हो जाता है। तो इस चीज को यहाँ पर आप समझ गए कि वार्षिक गति क्या होती है और घूर्णन गति क्या होती है। ठीक है, तो वार्षिक गति की वजह से क्या होती है, मौसम में परिवर्तन होते हैं, साल बदलते हैं, जबकि घूर्णन गति की वजह से क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है, यानी कि रात दिन की घटना जो है घटती है घूर्णन गति के कारण और परिक्रमण गति के कारण आपका वर्ष या साल बदलता है। देखिए यहाँ पर नोट डाल करके कुछ लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है कि पृथ्वी के ऊपरी धुरी पर पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी जब अपने धुरी पर घूमती है उसकी वजह से क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर कोई वस्तु है तो उन वस्तुओं का जो है रैखिक वेग जो होगा अन्य स्थानों की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर के स्थानों का जो रैखिक वेग होगा अन्य स्थानों की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रेखीय वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहाँ पर जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जो भी देश हैं वह पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि इन्हें जो रैखिक वेग होगा वह अन्य स्थानों की तुलना में अधिक प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों यानी कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा है वह 3 महाद्वीपों के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो इस नोट में यही चीजें लिखी गई है, इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल ये बन सकता है कि भूमध्य रेखा किन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना होगा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया। ठीक है, इस तरह से चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ पर फिर से एक बॉक्स बना हुआ है, दरअसल यहाँ पर 2 बॉक्स बना हुआ है और दोनों को साथ साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पर है नक्षत्र दिवस। ठीक है, नक्षत्र दिवस एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटा 56 मिनट की अवधि होती है। ठीक है, तो किसी नक्षत्र के उत्तरोत्तर यानी कि आकाश में किसी नक्षत्र की तुलना में जब हम लोग गणना करते हैं तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के उत्तरोत्तर में 2 बार गुजरने के बीच की जो अवधि होती है, बीच का जो समय होता है, 2 बार गुजरने में जो लगा समय होता है उसी को नक्षत्र दिवस कहते हैं। ये 23 घंटा 56 मिनट का होता है। तो जो नक्षत्र दिवस होता है किसी दूसरे नक्षत्र से तुलना किया जाता है, किसी दूसरे नक्षत्र के अनुसार गणना किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि नक्षत्र दिवस की अवधि कितना होता है, तो 23 घंटे 56 मिनट का होता है। नक्षत्र दिवस कितने देर का होता है, तो 23 घंटा 56 मिनट का होता है। और ये मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर में 2 बार गुजरने की बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। यानी कि मध्याह्न रेखा के
उत्तरोत्तर किसी नक्षत्र को चिन्हित किया जाता है, ठीक है, और फिर गणना किया जाता है। चलिए अब उसी के अनुरूप मतलब नक्षत्र दिवस के ही तरह एक दिवस होता है जो कि सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। इसमें गणना किस तरह से किया जाता है? तो इस सौर दिवस की गणना किया जाता है जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। और सौर दिवस की अवधि जो है वह 24 घंटे की होती है। तो सौर दिवस में क्या किया जाता है कि सूर्य को गतिहीन मान लिया जाता है। सूर्य जो हमारी गतिशील है उसको क्या मान लिया जाता है? गतिहीन मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि सूर्य जो है वह गतिहीन है, गति नहीं करती है। तो सूर्य को स्थिर मान करके फिर पृथ्वी का जो परिक्रमण है उसकी गणना किया जाता है। और जब ये गणना किया जाता है तो इसकी जो अवधि है वह 24 घंटे की होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए नोट डालकर फिर लिखा हुआ है कि अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.98 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। यानी कि हम लोगों ने बात किया है कि जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी है वह दीर्घवृत्ताकार पथ पर कितने स्पीड से यानी कि कितने तेजी से सूर्य का परिक्रमा करती है? तो वह है 29.98 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहला कि नक्षत्र दिवस जो होता है वह 23 घंटा 56 मिनट का होता है। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट का नक्षत्र दिवस होता है। सौर दिवस पूरे 24 घंटे का होता है। और जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करने के समय वह 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये 3 फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी 3 चीजों को एक साथ हमें समझना होगा। पहला उपसौर, फिर अपसौर और तीसरा जो है एपसाइड रेखा। इन तीनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्ष में करती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि सूर्य जो पृथ्वी है वह सूर्य के कभी निकट आ जाती है, कभी सबसे दूर चली जाती है। ठीक है, कभी सूर्य के सबसे निकट आ जाती है, कभी सूर्य से सबसे अधिक दूर चली जाती है। तो जब सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी होती है उसको अपसौर कहते हैं, और जब सबसे दूर होती है उसको जब सबसे निकट होती है उसको उपसौर कहते हैं, और जब सबसे दूर होती है उसको अपसौर कहते हैं। और उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपसाइड रेखा कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि जब सूर्य और पृथ्वी सबसे निकट होते हैं, ठीक है, सबसे निकट होते हैं तो वह उपसौर की घटना होती है, और जब सबसे दूर होते हैं वह अपसौर की घटना होती है। और इन दो यानी कि निकट और दूर होने की स्थिति को जब एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाता है तो उसको एपसाइड रेखा कहते हैं। चलिए फिर से अब यहाँ पर हम लोग किताब के अनुसार समझ लेते हैं। सबसे पहले उपसौर को समझते हैं। देखिए बात यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है कि जो हमारी सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा जो है पृथ्वी दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, और जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम जब होती है तो उस घटना को अपसौर कहते हैं। और ये जो घटना है अपसौर की घटना, ये 3 जनवरी को घटित होती है। 3 जनवरी को अपसौर की घटना घटित होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। और इस स्थिति में जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है।
ठीक है, तो आप अपसौर की घटना को समझ गए हैं, उसी उपसौर की घटना को समझ गए हैं। अब अपसौर की घटना को समझते हैं। अपसौर की घटना क्या होती है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी जो है, अर्थ जो हमारी है, वह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसको अपसौर की घटना कहते हैं। और अपसौर की जो घटना है वह 4 जुलाई को घटित होती है। और इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है वह 15.21 किलोमीटर होती है, 21 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले उपसौर की घटना जो है वह 3 जनवरी को घटती है और अपसौर की घटना जो है वह 4 जुलाई को घटती है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना होगा। उपसौर का जो घटना है वह 3 जनवरी को घटित होती है और अपसौर की जो घटना है वह 4 जुलाई को घटित होती है। उपसौर में सूर्य पृथ्वी के निकट होती है और अपसौर में जो सूर्य है वह पृथ्वी से दूर होती है। ठीक है, अब देखिए एप्साइड रेखा की बात किया जा रहा है। देखिए एप्साइड रेखा क्या है कि उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है और इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। यानी कि इन ये जो दोनों घटनाएं घटेगी, इन दोनों घटनाओं को मिलाने वाले जो रेखा होगी, एक बार मान लीजिए अर्थ यहाँ पर और एक बार अर्थ यहाँ पर है, तो इस दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा होगी वह एप्साइड रेखा कहलाती है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अपसौर, उपसौर और एप्साइड रेखा ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें अक्षांश के बारे में समझना है। उससे पहले यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स को समझते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को समझना जरूरी है। देखिए एक अंश या डिग्री बराबर, हम इसे डिग्री भी पढ़ते हैं या अंश पढ़ सकते हैं, तो एक अंश बराबर 60 मिनट होता है और मिनट को इस तरह से दर्शाया जाता है, डिग्री या अंश को इस तरह से दर्शाया जाता है, इसको अंश पढ़ते हैं जियोग्राफी में। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है और सेकेंड को इस तरफ से दर्शाया जाता है ऐसे 2, और यहाँ पर एक सिंगल, और मिनट को भी इस तरह से सिंगल में दर्शाया जाता है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, या फिर एक अंश बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अक्षांश को हमें समझना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा यानी कि दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए अक्षांश को समझने से पहले हमें समझना होगा विषुवत वृत्त को। तो विषुवत वृत्त क्या होती है, 0 डिग्री पर होते हैं, यानी कि बीच में होती है। तो ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर जो है ये हमारी विषुवत वृत्त है या विषुवत रेखा इसको भी कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री या 0 डिग्री अंश पर होती है। अब देखिए इसके उत्तर और इसके दक्षिण में जितने भी रेखाएं होंगी वो अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में जितने भी रेखाएं होंगी उनको अक्षांश रेखा कहेंगे या फिर अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है कई जगहों पर। ठीक है, तो इसको अक्षांश रेखा कहेंगे। अब ये जो अक्षांश रेखा है, इस तरह से अक्षांश रेखा खींची जाएगी, तो इस अक्षांश रेखा को एक निश्चित कोण के अनुसार इनको खींचा जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर है कि विषुवत वृत्त के उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी कि किसी भी स्थान पर अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। देखिए 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और फिर उत्तर में और दक्षिण में भी बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो ये जो 90 डिग्री होता है ये
केंद्र का सॉरी ध्रुव कहलाता है, पृथ्वी का ध्रुव कहलाता है 90 डिग्री का। और यहाँ पर बताया ये गया है कि 0 डिग्री अंश से लेकर के उत्तर में या फिर 0 डिग्री से अंश को लेकर के दक्षिण में जब हम 1 डिग्री अंश पर, ठीक है, 1 डिग्री अंश पर विभाजित करते हैं तो कुल 90 अक्षांश होते हैं उत्तर में और कुल 90 अक्षांश होते हैं दक्षिण में। यानी कि दोनों तरफ 90-90 डिग्री तक बांट सकते हैं हम, ठीक है। तो पृथ्वी के जो वृत्त है, यहाँ पर विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के उत्तर में भी 90 अक्षांश होते हैं और दक्षिण में भी 90 अक्षांश होते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, ठीक है। अब ये जो उत्तर में है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये जो दक्षिण में है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, देखिए 0 डिग्री के उत्तर में जो भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, 0 डिग्री के दक्षिण में जो होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और जो 0 डिग्री होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है वह 0 डिग्री से उत्तर की ओर और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ठीक है। 0 डिग्री से उत्तर की ओर ये खींची जाती है और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इनका जो यानी कि अक्षांश वृत्त जो होते हैं वह 90-90 होते हैं, उत्तर में भी 90 होंगे और दक्षिण में भी 90 होंगे। ये जो 90 डिग्री अक्षांश होगा वह पृथ्वी का ध्रुव कहलाएगा और उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। उत्तर दिशा की जो 90 डिग्री अक्षांश होगी वह उत्तरी ध्रुव कहलाएगी और दक्षिण दिशा की जो 90 डिग्री अक्षांश होगी वह क्या कहलाएगी, वह दक्षिणी ध्रुव कहलाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इन अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, तो ये चीजें यहाँ पर समझाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अक्षांश समानांतर काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है उनको अक्षांश रेखा कहलाता है, अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है वह 11 किलोमीटर की होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए, हमें अक्षांश रेखा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। अब जो उत्तर की ओर होगा वह उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। उत्तर की भाग में जितने भी रेखाएं खींची जाएंगी वह क्या कहलाएंगी, वह उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। और दक्षिण की ओर जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी वह दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है। और मान के चलिए कि कोई किसी स्थान की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्थान को हम बात कर रहे हैं, किसी स्थान की अगर हम बात कर रहे हैं और वो स्थान जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो हम बात करेंगे कि वह 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चाहे वह कहीं भी स्थित हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, तो उसे 60 डिग्री के अक्षांश रेखा पर हम लोग मानेंगे, ठीक है। इतना चीज ही यहाँ पर बताया गया, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात की जो 2 अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इसके नीचे जो अक्षांश रेखा होगी, इन दोनों की जो बीच की जो दूरी होगी वह 111 किलोमीटर के बीच की दूरी होगी। इनके बीच कितना होगा, 111 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह 111 किलोमीटर होगी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर नोट डालकर लिखा गया है कि
यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतर की कुल संख्या 179 होगी। यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसको समझिए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर या फिर 1 डिग्री अंश के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समानांतर होंगे और इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर के, ठीक है, विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 होगी। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे 0 डिग्री है, ठीक है, और अगर हम इसके उत्तर में और दक्षिण में, ठीक है, 1-1 डिग्री को अंश मानकर खींचते हैं तो इस तरफ 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और दूसरी तरफ भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और यहाँ पर 0 डिग्री को मिला लेंगे तो 179 अक्षांश रेखाएं हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जब आप 1 डिग्री की अक्षांश रेखाओं 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में और साथ ही साथ जो 0 डिग्री को मिला करके यानी कि विषुवत वृत्त को के मिला करके जब गिनती करेंगे तो 179 यहाँ पर होगी कुल अक्षांश समानांतर रेखाओं की कुल संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। देखिए 2 रेखाओं की बात हो रही है, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा कहाँ पर होती है? उत्तर में, ठीक है, और मकर रेखा कहाँ पर होती है? दक्षिण में। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो कर्क रेखा होती है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में होती है और जो मकर रेखा होती है वह भूमध्य रेखा के दक्षिण में होता है। तो चलिए यहाँ पर समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। अब उत्तर में 23.5 डिग्री पर, तो मान लीजिए यहाँ पर 23.5 डिग्री होगा तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उत्तर की बात कर रहे हैं, ये कर्क रेखा हो जाएगा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री को ये 23.5 डिग्री हो जाएगा तो ये मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है कि 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री की जो अक्षांश होगी उसको कर्क रेखा कहेंगे और 0 डिग्री के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की रेखा होगी 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी वह मकर रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पर उत्तर में बात कर रहे हैं तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 66.5 डिग्री की अक्षांश होगी उसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाएगा। और भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में होगा अक्षांश 66.5 डिग्री पर उसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाएगा। फिर से समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री की रेखा है भूमध्य रेखा। अब बात किया जा रहा है 66.5 डिग्री, तो मान के चलते हैं ये है 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा और ये उत्तर में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। और यहाँ पर 66.5 डिग्री पर जो हो जाएगा वह अंटार्कटिक हो जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिक। इस तरह से आप समझिए कि 66.5 डिग्री दक्षिण में जो होगा वह अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा और 66.5 डिग्री उत्तर में जो हो जाएगा वह आर्कटिक वृत्त होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके बाद
यहाँ पर है कि कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो हम लोगों ने बात किया है कि जो कर्क रेखा है वह 0 डिग्री से उत्तर की ओर है। 0 डिग्री की 23.5 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 डिग्री की जो अक्षांश होगी वह क्या कहलाएगी, वह कर्क रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कर्क रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजरती है। चलिए देशों के नाम देख लीजिए। ताइवान, ठीक है, ताइवान से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चीन, म्यांमार, ठीक है, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बाहामास एवं मैक्सिको। तो ये जो देश हैं ये सभी देशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इन सभी देशों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है मकर रेखा के बारे में। जो मकर रेखा है वह निम्न देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, वह मकर रेखा कहलाएगी। तो ये जो है चिली, अर्जेंटीना, पारग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा जो है इन सभी देशों से होकर गुजरती है। अब वहां पर हम लोग बात कर लेते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। देखिए इक्वाडोर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कोलंबिया, ब्राजील, गोवान, कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती एवं साओ तोमे और प्रिंसिप। ये सभी जो देश हैं इनसे होकर के विषुवत वृत्त गुजरती है। तो इन देशों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इस तरह से ज्यादातर कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देशांतर को समझेंगे। देखिए हम लोगों ने अभी बात किया अक्षांश रेखाएं के बारे में। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वह पड़ी हुई रेखा की तरह है, यानी कि लेटी हुई रेखा की तरह, ठीक है, 0 डिग्री से उत्तर की ओर और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर। हम लोगों ने इस तरह से देखा ये अक्षांश रेखाएं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है वह क्या होती है, वह खड़ी होती है इस तरह से, यानी कि वह 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री के 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को मिलाया जाता है, यानी कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाता है। ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इसी को, इन रेखाओं को, इन मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। चलिए समझते हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान के कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा क्या हो गई, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। और जब आप इसे ग्लोब पर देखेंगे तो ये खड़ी रेखा की तरफ दिखाई देगी, जबकि अक्षांश रेखाएं जो थी वह पड़ी हुई लेटी हुई रेखा की तरह में दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक शहर का नाम, एक जगह का नाम है कि ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर
होती है। जो देशांतर रेखाएं होती है इनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि ये 0 डिग्री से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर खींची जाती है। तो इनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, एकदम बराबर होती है। तो जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वहां पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है उनमें कमी होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ये रेखाएं क्या होती है, समानांतर नहीं होती है। हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती थी कि वो अक्षांश रेखा को हम वृत्त कह सकते हैं, वो गोले गोले घूमी हुई होती थी। ठीक है, इस तरह से ये अक्षांश रेखाएं थी। जबकि देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये खड़ी रेखा होती है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। जो अक्षांश रेखाएं होती है ये 0 डिग्री से उत्तर या फिर 0 डिग्री से दक्षिण की ओर जाने पर इनका जो लंबाई है, लंबाई में क्या हो रही थी, कमी आती है। ठीक है, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं ये बराबर होती है, इनकी लंबाई में कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है, ये बराबर होते हैं। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या होते हैं, वो समानांतर होती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। तो ये दोनों का हम लोग यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक तरीके से समझ रहे हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, इस लाइन को देखिए। यहाँ पर बात ये किया गया कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। तो अब बात ये हो रही है कि जो देशांतर रेखा है वो क्या करती है, वह मिलती है यहाँ पर इस तरह से आकर मिलती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दूरी जो है वह कम है, यहाँ पर दूरी कम है, जबकि यहाँ पर बीच में जो है वह दूरी बढ़ जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि जो विषुवत वृत्त होती है, विषुवत रेखा होती है, वहां पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वह अधिकतम होती है। और वह अधिकतम कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 किलोमीटर होती है। तो यही बात यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ने पर ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। जब हम इधर से बढ़ेंगे या फिर इधर से बढ़ेंगे, इधर से बढ़ने पर यहाँ पर आने पर 0 डिग्री पर आने पर क्या हो रही है, इनके बीच की जो दूरी है वह बढ़ रही है। और इनके बीच की दूरी जो अधिकतम दूरी है वह कितना हो जाती है, 111.32 किलोमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण, ठीक है, इनकी गणना में कठिनाई थी। ठीक है, देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इनकी गणना में कठिनाई थी। इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा की गणना रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसी को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं थे उनके बीच में तो कोई ऐसा अंतर नहीं था, जैसे कि अक्षांश रेखाओं में अंतर था कि जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा थी वह सबसे बड़ी थी, सबसे लंबी अक्षांश रेखा थी। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा कोई भी अंतर नहीं है, सबकी लंबाई लगभग बराबर होती है, क्योंकि ये एक केंद्र से दूसरे केंद्र को, एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव को मिलाते हैं। सॉरी, केंद्र नहीं, यहाँ पर हम ध्रुव की बात करें कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है, देशांतर रेखाएं मिलाती है। तो चूंकि यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर ही रहेगी, तो यहाँ पर इनके बीच तो कोई अंतर नहीं होता है। तो इसीलिए सभी देशों के जो वो वैज्ञानिक थे उन सबों ने ये मतलब आपस में सर्वसम्मति से ये बात कहा है कि जो ग्रीनविच की वेधशाला से गुजरने वाली रेखा है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर मान लेंगे। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर मान लेंगे ताकि हमें गणना करने में हमें सहूलियत हो। ठीक है, गणना करने में हमें सहूलियत हो, तो लोगों ने यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। ठीक है, तो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा हो गई। चलिए आगे समझते हैं।
इसे देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया और इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा गया। अब समझते हैं, इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 80 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। तो इसके पूर्व अब इधर हो जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 180 देशांतर रेखाओं की गणना करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से खींचा जाता है, ठीक है। तो 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व तक देशांतर रेखाओं की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग अक्षांश, जब 0 डिग्री की अक्षांश रेखा थी वो जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती थी, तो एक था उत्तरी गोलार्ध, दूसरा था दक्षिण गोलार्ध। उसी तरह से यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हैं इसको ये भी दो भागों में बांटती है। तो इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, पश्चिमी देशांतर, हाँ यही बात है, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, या फिर और इसमें जो रेखाएं खींची जाएंगी, पूर्वी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची जाएंगी उसको पूर्वी देशांतर कहेंगे और पश्चिमी जो गोलार्ध में रेखाएं खींची जाएंगी उसको पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही होती है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखाएं होती है वह एक ही होती है। वह पूर्व की 180 डिग्री की देशांतर रेखा तथा पश्चिम की 180 डिग्री की देशांतर रेखा एक ही होती है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। चलिए इस बड़ी चीजों को एक बार फिर से सिंपल भाषा में समझते हैं और इसको आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग नीचे से ही शुरू करते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। इसी वजह से पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। दूसरी बात यहाँ पर यह समझाया गया है कि जो पश्चिमी गोलार्ध एवं जो पूर्वी गोलार्ध है, यानी कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम का जो देशांतर रेखा है वह एक ही रेखा को इन दोनों नामों से जाना जाता है। 180 डिग्री गोलार्ध को ही 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर कहा जाता है, 0 डिग्री के पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, ठीक है। या पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पूर्वी गोलार्ध में खींची गई देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। पश्चिमी भाग में खींची गई देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर बात ये समझाया गया था कि जो देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखाओं के बीच में कोई ऐसा खास अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये सभी जो होते हैं समान लंबाई की होती है। तो जो भूगोल वैज्ञानिक थे इन्होंने सर्वसम्मति से ये कहा कि हम गणना करने के लिए, गणना को सरल करने के लिए जो ग्रीनविच की वेधशाला है वहां से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री मान लेंगे और इसी 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना गया, ठीक है। इसी 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि 0 डिग्री की देशांतर मान ली गई। अब देखिए जो 0 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं
जो देशांतर रेखाएं वो क्या होती हैं, वह बराबर होती हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। चूंकि जो देशांतर रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, इस वजह से इनकी लंबाई में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन इनकी बीच की जो दूरी है, जो दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वह घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है, जो कि है 111.32 किलोमीटर। और जैसे ही हम विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, चाहे वह उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़े, तो दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है उसमें कमी आती जाती है। ठीक है। और सबसे जो अधिकतम दूरी होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की, वह 111.32 किलोमीटर होती है, जो कि विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है। और देशांतर जो है क्या है, वह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो इतनी सारी बातें इस बड़े से पैराग्राफ में लिखा गया था जो आपको समझना था, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। जो समय की गणना किया जाता है वह देशांतर के आधार पर किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानी जाती है। यानी कि ये एक देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी उसे गोरे के नाम से जाना जाएगा, गोरे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अंटार्कटिक महासागर में काटती है। जो 0 अंश अक्षांश है, यानी कि 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, जैसे हम लोगों ने मान लिया कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इस तरह से 0 डिग्री का ये देशांतर रेखा है। ये जहाँ पर काटती है वो कहाँ, कौन सी जगह है, ये जगह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नोट डालकर लिखा गया है। नोट में क्या लिखा गया है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। जब आप भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में जो मानचित्र देखते हैं, जो ग्लोब देखते हैं, उस पर जो रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, वह भौगोलिक रेखा जाल कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे तो इस तरह से ग्रिड बना हुआ रहता है, जिसमें ये जो रेखाएं होती हैं, इस तरह से पड़ी हुई जो रेखाएं होती है वह अक्षांश रेखाएं होती है। जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती है वह देशांतर रेखाओं को डिनोट करती है, दर्शाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग संक्रांति समझते हैं। दो संक्रांति की बात हो रही है, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, और यहाँ पर है मकर संक्रांति। ये 3 संक्रांति को यहाँ पर समझना हमें होगा। ठीक है। सबसे पहले संक्रांति समझते हैं। संक्रांति क्या है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा जो होती है उसी को संक्रांति कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। सिंपल सा भाषा समझिए कि जो सूर्य उत्तरायण का मतलब हुआ क्या कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ता है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। और इन दोनों की जो सीमा होती है उन सीमाओं को संक्रांति कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क संक्रांति को समझिए। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनात कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। कर्क संक्रांति 21 जून को होता है। 21 जून को जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर होती है। कर्क रेखा कितना कहलाता है? 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर होता है 21 जून को, तो उसी को कर्क संक्रांति कहते हैं। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, यानी कि सीध में होती है, और इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनात कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, चूंकि यहाँ पर जो कर्क रेखा है वह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है।
ठीक। आप देखिए यहाँ पर नोट डालकर लिखा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि की समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। तो आप जब नॉर्वे जाएंगे, नॉर्वे में क्या होगा, 21 जून को आपको मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्यों होता है, ये कर्क संक्रांति के वजह से होता है। चलिए, एक कर्क संक्रांति की घटना कब घटती है, 21 जून को घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य है वह कर्क रेखा के लंबवत होती है और इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कर्क संक्रांति के दिन। ठीक है, आप देखते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, जो सूर्य है वह मकर रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति या शीत आयनात कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो जब कर्क संक्रांति था तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक बड़ा दिन हुआ और जब मकर संक्रांति होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा अयनात होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पृथ्वी हमारी है, यह 0 डिग्री की विषुवत रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होती है वह मकर रेखा कहलाती है। और इस समय 22 दिसंबर को जो सूर्य है इसी मकर रेखा के ऊपर होती है और इस घटना को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है या शीत आयनात के नाम से जाना जाता है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, आप देखते हैं विषुव। विषुव क्या होता है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। यानी कि जब सूर्य 0 डिग्री के देशांत 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर सीधे पड़ती है तो इस घटना को विषुव कहते हैं और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को ये घटनाएं घटती है जब सूर्य की किरण जो है वह विषुव यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर होती है, लंबवत होती है। और इस दिन पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इसीलिए इसे विषुव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझिए। देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक है, देखिए 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच लेते हैं पहले, क्योंकि इसी से समझ में आएगा। अब कहा जा रहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु ये कब होती है, 23 सितंबर को होती है। 23 सितंबर की जो घटना घटती है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और इस दिन विषुव होता है, इस दिन विषुव होता है 23 सितंबर को। और 23 सितंबर का जो सूर्य है वह विषुवत वृत्त पर यानी कि 0 डिग्री पर एकदम लंबवत होता है। ठीक है, 0 डिग्री पर क्या होता है, सूर्य लंबवत होता है। और यहाँ पर जो मौसम होती है उत्तरी गोलार्ध में वह शरद ऋतु का होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह वसंत ऋतु का होता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है 21 मार्च है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो जब 21 मार्च होती है, 21 मार्च के दिन जब सूर्य विषुवत रेखा के बीच विषुवत रेखा पर लंबवत होती है तो 21 मार्च की जो घटना होती है उस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह कौन सा ऋतु आ जाती है, शरद ऋतु आ जाती है। इस तरह से आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। ठीक है, तो 21 मार्च से लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं 23 सितंबर की।
21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध जो है वह सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। और इस समय 21 मार्च में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह बसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है 21 मार्च से। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच क्या होती है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर 12 घंटा या उससे अधिक की सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक, ठीक है, 23 सितंबर तक का जो समय होता है, इस समय के अंदर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध का, जैसे कि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वह 12 घंटे या अधिक समय के लिए प्राप्त होता है, यानी कि 12 घंटा या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। ठीक है, अतः यहाँ दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब 12 घंटा से अधिक या 12 घंटे तक सूर्य रहेगा, सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा, तो दिन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और रातें क्या होगी, रातें जो हो जाएंगी वह छोटी हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, तो इस दौरान उत्तरी ध्रुव पर जो दिन की अवधि है वह बढ़ करके 6 महीने की हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश की ओर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, दिन की जो अवधि है वह बढ़ती जाती है, और उत्तरी ध्रुव पर दिन की जो अवधि है वह 6 महीने की होती है। अब देखिए दूसरा डेट याद रखिए, 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन एवं 6 महीने तक रात्रि होती है। तो देखिए दूसरा डेट जो है वह 23 सितंबर से लेकर के कब तक है, 21 मार्च तक है। ठीक है, 21 मार्च तक है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो सूर्य का प्रकाश है वह दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक के लिए होता है। 21 मार्च से स्टार्ट होगा, 23 सितंबर तक ये उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, फिर 23 सितंबर से 21 मार्च तक ये दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो सूर्य का प्रकाश है वह उत्तरी गोलार्ध में होता है, जहां पर उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय हमें प्राप्त होती है, और वहां पर दिन जो होती है बड़े होते हैं, रातें जो होती है छोटी होती है। उसके बाद जो 23 सितंबर से 21 मार्च का समय होगा, उसके अंदर जो है सूर्य की प्रकाश जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी, और यहाँ पर जो दिन है वह 12 घंटे या उससे अधिक समय तक, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होगा। और जैसे जैसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, वहां पर दिन की अवधि भी बढ़ती जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर दोनों पर ही 6 महीने तक दिन एवं 6 महीने तक रात्रि रहती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइम जोन बताया गया है, एक तो 21 मार्च से स्टार्ट होगा और 23 सितंबर तक चलेगा, और दूसरा है 23 सितंबर से स्टार्ट होगा 21 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो ये जो 21 मार्च से शुरू होकर 23 सितंबर तक चलेगा, ये सारी घटनाएं जो है वह उत्तरी गोलार्ध में घटित होगा, और 23 सितंबर से 21 मार्च का जो समय होगा वह सारी घटनाएं जो है दक्षिणी गोलार्ध में घटित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नोट डालकर लिखा हुआ है कि पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटे बड़े होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर जो दिन रात जो छोटा बड़ा होता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना
क्यों होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण यहाँ पर जो दिन रात है उसमें अंतर आता है, कभी दिन बड़ा कभी रात छोटी होती जाती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी के परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए इतना बात आप समझ गए। अब देखिए सूर्य ग्रहण को समझते हैं। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है कि जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वह उसका कुछ भाग जो है कटा हुआ प्रतीत होता है या पूरा भाग ढका हुआ हमें जब प्रतीत होता है तो इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब समझते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर कैसे लगता है। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो जो सूर्य का कुछ भाग जो है वह छुप जाता है। तो जो भाग छुप जाता है तो हमें लगता क्या है कि वहाँ पर वो भाग कट चुका है या फिर मतलब सूर्य ग्रहण लग चुका है। ठीक है, तो यही घटना घटती है और ये ज़्यादातर और ये दो तरह से घटना घटती है। एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि कुछ भाग यहाँ पर ढक जाता है तो हम लोग इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब ये पूरी तरह से सूर्य ढक जाता है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो घटना है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो घटना है वह हमेशा अमावस्या के दिन ही हो सकती है। ठीक है, अमावस्या को ही होती है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो घटना है वह हमेशा जो है अमावस्या को ही होती है। आप समझ गए कि सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय, ठीक है, दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, ठीक है, चंद्रमा आ जाती है, चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की जो चमकीली सतह है वह चंद्रमा के कारण, ठीक है, चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो जब यहाँ पर जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है जिसके वजह से सूर्य का कुछ भाग जो चमकीला भाग है वह दिखाई नहीं दे पाता है हमें, तो हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है, और ये सूर्य ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। एक आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण के अंतर्गत सूर्य का कुछ भाग छिप जाता है, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण दूसरा जो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंतर्गत जो सूर्य है वह पूरी तरह से कुछ क्षणों के लिए जो होता है गायब हो जाता है या छुप जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चंद्र ग्रहण को समझते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण के बाद हम लोग चंद्र ग्रहण को समझते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, और ये हमारी मून, ठीक है, चंद्रमा हो गए। जब ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर जो सूर्य की कुछ किरण जो है वह चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, ठीक है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से चंद्रमा का वो भाग जो है हमें दिखाई नहीं देता है और इस स्थिति में क्या होती है, चंद्र ग्रहण लगती है। ठीक है, तो ये स्थिति जो होती है वह चंद्र ग्रहण कहलाती है। ठीक है, देखिए सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं।
चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होती है। जो चंद्र ग्रहण की घटना है ये हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होती है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण जो है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वह अमावस्या को होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा की रात्रि में होती है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हर पूर्णिमा के दिन यानी कि प्रत्येक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं होगा, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो वह पूर्णिमा के दिन ही होगा, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से जब चंद्रमा गुजरती है तभी क्या होता है, चंद्र ग्रहण की घटना घट सकती है, ठीक है। क्षेत्र से चंद्रमा गुजरती है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने बात किया कि सूर्य ग्रहण जो है वह आंशिक रूप से भी लगता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है, उसी तरह से चंद्र ग्रहण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंशिक चंद्र ग्रहण, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चांद जो है आधा छुप जाता है, आधा कटा हुआ हमें लगता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पूरी चांद ही क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग समझेंगे समय का निर्धारण, ठीक है। देखिए हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ा है और उसी से अब यहाँ पर संबंधित चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। हम लोगों ने अभी ही पहले पढ़ा है, ठीक है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनिच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है, तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह ग्रीनिच है, और इसी से पूरब की ओर जब हम बढ़ेंगे, तो हमें प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का हमें बढ़ोतरी मिलेगा, और पश्चिम की ओर जब हम लोग जाएंगे तो हमें 4 मिनट की घाटा होगी, ठीक है। समय में 4 मिनट की घाटा होगी। तो यही था यहाँ पर समय निर्धारण की जो प्रक्रिया। अच्छा, ये 4 मिनट की घाटा या बढ़ोतरी कैसे हो रही है, तो ये जो 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो उसी वजह से यहाँ पर हमें 4 मिनट का अंतर दिखता है, ठीक है। तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनिच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय लगता है, 4 मिनट बढ़ता जाता है, तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय घटता जाता है, ठीक है, घट जाता है, ठीक है। तो इतना चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम ग्रीनविच से पूरब की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर हमें 4 मिनट की बढ़त मिलेगी, और जब हम लोग ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमें 4 मिनट की घाटा होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट डालकर कुछ नोट दिया गया है, इसे समझते हैं। देखिए नोट में लिखा गया है कि वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनिच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया,
और इसे ग्रीनिच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो यहाँ पर चलिए इस नोट को समझते हैं। देखिए हुआ ये कि सभी लोगों ने 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन में बैठे और वहां पर इन्होंने निर्धारित किया कि जो लंदन के ग्रीनिच स्थान है, ठीक है, ग्रीनिच स्थान है, इसको 0 डिग्री मान लिया जाए, 0 डिग्री देशांतर मान लिया जाए। तो अब 0 डिग्री मान करके यहाँ पर क्या किया जाए, गणना किया जाए। इसी ग्रीनिच को 0 डिग्री मान लिया गया। तो पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो जब आप पूरब की ओर जाएंगे तो आपको क्या होगा, समय की बढ़त मिलेगी। तो यहाँ पर जो पूरब में देश होंगे या पूर्व में जो स्थान होंगे वो 0 डिग्री से जब आप पूरब की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आपके समय में बढ़त होगी। ठीक है, यानी कि आपका समय वहां से आगे होगा। जब आप पश्चिम में जाएंगे तो आपके समय में कमी आएगी। तो यही चीज इस नोट में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 डिग्री से अगर आप पूरब की ओर जाएंगे तो आपका समय जो है वह 0 डिग्री से अधिक होगा। मतलब 0 डिग्री पर मान के चलिए जैसे 4 बज रहा है और आप जब पूरब की ओर जाएंगे कुछ दूर, तो अगर कुछ दूर जाने पर आपका समय जो कुछ दूर मान लीजिए यहाँ पर जब आते हैं तो आपके समय की गणना की जाएगी। तो आपका समय मान के चलिए 4:20 हो रहा है, यानी कि एक समय पर यहाँ पर 4 बज रहा है और उसी समय दूसरे स्थान पर 4:20 हो रहा है। तो ये आपका जो 20 मिनट का अधिक समय हुआ, ये एक इसलिए हो रहा है क्योंकि एक देशांतर के बीच का जो समय निर्धारित किया गया है वह 4 मिनट का समय है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को समझने के बाद आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है इसको समझते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। तो 180 डिग्री का जो रेखा है, देशांतर रेखा है, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्योंकि इस जो मान के चलिए ये हमारा 180 डिग्री का देशांतर रेखा है। तो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपका एक दिन आगे आप गिनती करेंगे और इधर जाएंगे तो एक दिन का आप पीछे का गिनती करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चले यहाँ पर अगर 2 तारीख है, ठीक है, 2 सितंबर है, तो यहाँ पर जो होगा डेट वो 1 सितंबर का डेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 180 डिग्री जो है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का काम करता है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच जो है 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यानी कि मान के चलिए ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर से हम पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो जब हम 180 डिग्री देशांतर पर पहुंचेंगे तो यहाँ तक पहुंचने में हमें 12 घंटे का समय जो है, 12 घंटे की अवधि हमें प्राप्त होगी अधिक। ठीक है, यानी कि पूर्व की ओर जाने पर हमें 12 घंटे की अवधि लगती है। ठीक है, एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होगा। यानी कि यहाँ पर जो समय होगा 0 डिग्री पर जो समय होगा और जो 180 डिग्री पूर्व में जो समय होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह 12 घंटों का होगा। ठीक है, इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। जब यहाँ से अगर आप पीछे की ओर जाएंगे यानी कि पश्चिम की ओर जाएंगे तब भी आपको 180 डिग्री पर जाने में 12 घंटे का समय लगेगा और यहाँ पर आपको 12 घंटे पीछे का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल
24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। और हम लोगों ने बात किया था कि चूंकि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है, तो यहाँ पर जो 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम का जो देशांतर है वह एक ही है। एक ही रेखा को 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। एक ही रेखा को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है, जो कि 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। और चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि इस तरफ से जाएंगे आप तब भी आपको 12 घंटे का टाइम लगेगा और इस तरफ से आप जाएंगे तब भी आपको 12 घंटे का समय मिलेगा। तो ये 24 घंटे का हो गया, यानी कि एक दिन रात का अंतर हो जाएगा पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर। चलिए उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है 25 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए फिर से, जैसे कि बात हो रहा है कि मान लीजिए ये 0 डिग्री का देशांतर रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पर यानी कि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 है। ठीक है, 25 सितंबर को है और बृहस्पतिवार है। ठीक है, बृहस्पतिवार है 0 डिग्री पर। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम लोग गणना करेंगे 2003 को दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, दोपहर के कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। तो 25 तारीख को बृहस्पतिवार को दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, और जब हम 180 डिग्री देशांतर रेखा पर आएंगे, यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पाएंगे तो डेट वही रहेगा 25 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि हो जाएगी, यानी कि 12 बजे रात की यहाँ पर समय दिखाएगा। यहाँ पर दोपहर का समय दिखा रहा है तो यहाँ पर रात का समय दिखाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो ये जो आप समय देख रहे हैं 12 घंटों का अंतर का। ठीक है, उसी तरह से जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। तो यहाँ पर अगर हम 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात करें तो यहाँ पर अभी 24 सितंबर ही हो रहा होगा, 24 सितंबर की मध्य रात्रि होगा, यानी कि रात के 12 बजे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर जो 0 डिग्री है वहां पर आज 25 तारीख है। ठीक है, 25 तारीख है, तो 0 डिग्री से पूर्वी देशांतर की ओर अगर हम बढ़ेंगे, पूर्व में 180 डिग्री देशांतर पाएंगे, पूर्वी 180 डिग्री देशांतर पाएंगे, तो वहां पर 25 तारीख के मध्य रात हो जाएगा। ठीक है, 25 तारीख का रात्रि हो जाएगा। ठीक, और जब अगर हम 0 डिग्री से इधर पश्चिम की ओर जाएंगे और पश्चिम की ओर जाएंगे तो उस 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 तारीख हो रहा होगा, 24 सितंबर कब रात की 12 बज रही होगी। ठीक है, 24 सितंबर की रात्रि 12 बज रही होगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख रहे हैं कि 12-12 घंटे की अंतर हो जा रही है, और इन दोनों के बीच यानी कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच टोटल 24 घंटे का अंतर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 24 तारीख का 12 बजे रात हो रहा है, तो यहाँ पर 25 तारीख की 12 बजे वाली रात हो रही है, मध्य रात्रि हो रही है। टोटल एक दिन का अंतर हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, उनके बीच का जो अंतर है वह 24 घंटे का है। तो आप अगर 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर से पूर्व की ओर जाते हैं तो आपको एक दिन की बढ़त मिलेगी, एक दिन का फायदा मिलेगा, और जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन की कमी मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ पर 25 तारीख हो रहा होगा तो इधर पश्चिम में वह 24 तारीख ही हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर की दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है। ठीक है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, फिर से दोहराया जाता है। यानी कि अगर आप इधर जाएंगे तो आपको 25 तारीख मान के लिए आप 0 डिग्री से आगे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन आपको दोहराया जाएगा, और पीछे की ओर जाएंगे तो एक दिन की आपको कमी हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, और ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। ठीक है। तो यानी कि आप अगर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाते हैं तो आपको एक दिन अधिक मिलेगा, और अगर ग्रीनविच से आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन की आपको कमी मिलेगी। ठीक है। एक दिन आपको कम हो जाएगा। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। तो यहाँ पर भी एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये वास्तव में 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण पूर्ण रूप से नहीं करता है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। देखिए अब यहाँ पर जो 180 डिग्री का जो मेन देशांतर रेखा है वो क्या कर रही थी कि स्थलीय भाग से भी होकर गुजर रही थी। अब मान लीजिए आपका घर यहाँ पर है और आपके दोस्त का घर यहाँ पर है। आपके पास तारीख हो रही है 24 तारीख और इसके पास हो रहा है 25 तारीख, और आपका स्कूल यहाँ पर है। तो जब आप दोनों जाएंगे उस स्कूल में तो आप कौन सा तारीख बताएंगे। ठीक है। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको कई जगहों पर पूरब पश्चिम की ओर मोड़ा गया है, और इसको समुद्र से होकर के, सागरों से होकर के गुजारा गया है। उन स्थलों से, उन क्षेत्रों से गुजारा गया है जहां पर लोग निवास नहीं करते हैं, ताकि लोगों में जो तिथि का भ्रम है वो कम हो जाए। ठीक है। वो भ्रम पैदा ही ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मुड़ गई है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर साइबेरिया को ये काटती हुई जा रही थी। ठीक है। तो साइबेरिया को बचाने के लिए और साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए, ठीक है, पहला काम क्या था कि साइबेरिया से बचाना था, और दूसरा काम था कि साइबेरिया और अलास्का को अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पर 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मुड़ गई है। देखिए यहाँ पर चित्र आपको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर जो है हमारी आ रही है, ये हमारी जो आ रही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो यहाँ पर इसको सीधा आना चाहिए था, इस लाइन का अनुसरण करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था कि इस क्षेत्र को यानी कि साइबेरिया वाले क्षेत्र को क्या कर रहा था, ये काट रहा था। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको इस तरफ से मोड़ दिया गया। ठीक है। मोड़ करके बेरिंग सागर के से निकाला गया इसको। ठीक है। इसको मोड़ दिया गया, और मोड़ दिया गया तो अब देखिए यहाँ पर अगर 24 तारीख होगा तो यहाँ पर 25 तारीख होगा, इन दोनों के बीच अंतर हो जाएगा, अलग हो जाएंगे ये, और इसीलिए इसको समुद्र के रास्ते, सागर के रास्ते निकाला गया है और फिर से इसको यहाँ पर लाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कि बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एलुसियन आइलैंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे देश हैं, तो इनको बचाने के लिए यहाँ पर बेरिंग सागर में ये क्या हो गया, आगे की ओर इधर मोड़ दिया गया इसको। ठीक है। आगे की ओर इस तरह से मोड़ दिया गया और फिर इसको बचाया गया उन सारे क्षेत्रों को। ठीक है। पूर्व की ओर मोड़ी गई। ठीक है। पूर्व की ओर मोड़ी गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्व की ओर क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। किस ओर मोड़ी गई, पश्चिम की ओर मोड़ी गई। क्यों मोड़ी गई, क्योंकि फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिण प्रशांत महासागर में
पूर्व दिशा की ओर मुड़ी गई। अब ठीक है, तो यहाँ पर पहले विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए इसको किया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए आकर, यहाँ पर देखिए इसको क्या कर दिया गया, इसको पश्चिम की ओर मोड़ा गया इस तरह से, और फिर ये अपने 0 डिग्री पर आ गए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि फिर आगे यहाँ पर आकर के मुड़ती है, और फिर इस तरह से यहाँ पर फिर जगहों को बचाने के लिए यहाँ पर फिजी आइलैंड और न्यूजीलैंड को एक साथ रखने के लिए यहाँ पर फिर से इसको पूर्व की ओर मोड़ा जाता है। पूर्व की ओर मोड़ करके फिर से इसको यहाँ पर लाया जाता है, और फिर इस तरह से सीधा ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ जाती है। इसको स्थल से दूर किया जाता है ताकि जो स्थल के बीच जो लोग बसे हैं उनको ये भ्रम पैदा ना हो, तिथि का भ्रम ना होने लगे। ठीक है, कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन गणना करना आसान नहीं है। ठीक है, मान के चलिए जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री का, और आपका घर इस तरफ है और आपके दोस्त का घर इस तरफ है, और स्कूल आपका यहाँ पर है, तो आप जब दोनों दोस्त यहाँ पर जाएंगे तो आप कौन सा डेट बताएंगे, कौन से डेट को मानेंगे। तो इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको कई जगहों पर मोड़ा गया है अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ा गया, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक महासागर चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रीट एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रीट एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और है कि 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें योमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 180वें योमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है, और इसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार सभी जगहों पर समय का और तिथियों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। देखिए नोट डालकर लिखा हुआ है कि बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो बेरिंग जल संधि जो है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर है समय जोन एवं मानक समय। ठीक है, समय जोन एवं मानक समय। अगर हम इससे पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को एक बार सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें, तो अगर आप समझे कि जो हमारी पृथ्वी है उसको 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और यहाँ पर 180 डिग्री अगर उसे पूर्व की ओर जाना पड़े तो उसे 12 घंटे का समय लगेगा, और 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाना पड़े तो उसे फिर से 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री का देशांतर है तो यहाँ पर 12-12 घंटे का अगर समय लग रहा है तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम का जो देशांतर होगा उन दोनों के पूर्व और पश्चिम में जो है 24 घंटे का अंतर होगा, यानी कि एक दिन का समय का अंतर हमें मिलेगा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको स्थलीय भागों से नहीं गुजारा गया है, उसको सामुद्रिक भागों से गुजारा गया है, और उन क्षेत्रों से गुजारा गया है जहां पर निवास नहीं होता है मनुष्य का, ताकि उनके बीच जो तिथि का भ्रम है वो पैदा ना हो, तिथि की गणना करने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय जोन एवं मानक समय को, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर विश्व में कितने समय जोन है, 24 समय जोन है। ठीक है, इस समय जोन को ग्रीनिच मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनिच योमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ठीक है, पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो समय जोन एवं मानक समय है इसके अनुसार विश्व को जो है 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है, 24 समय जोन में विभाजित किया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो
समय जोन है, इन समय जोन को क्या कहा गया है? ग्रीनिच मीन टाइम या मानक समय। ठीक है, ग्रीनिच मीन टाइम या मानक समय कहा गया है। 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वह 360 डिग्री 360 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो 15-15 डिग्री के जोन पर इनको बांटा गया है, यानी कि 1 घंटे के अंदर का, यानी कि अगर इस तरह से बांटा गया है, ये एक टाइम जोन है, तो इनके बीच जो होगा वह 15 डिग्री का होगा। ठीक है, 15 डिग्री देशांतर होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक इन दोनों के इस और रेखा और इस रेखा के बीच में जो है 1 घंटे का अंतर होगा। सिंपल से समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। तो प्रत्येक जोन जो है वह 15 डिग्री के बराबर होता है। जैसे एक जोन ये अगर हो गया, ठीक है, तो इनके बीच जो है वह 15 डिग्री का अंतर होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो यहाँ पर टोटल अंतर समय का कितना हो जाएगा? 60 मिनट का, चूंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 डिग्री पर 60 मिनट का अंतर होगा। फिर उसके बाद दूसरा टाइम जोन यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो इनके बीच भी कितना हो जाएगा? वो भी 60 मिनट का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री को बराबर भागों में बांटा गया है, 15-15 डिग्री के बराबर भागों में बांटा गया है। अब आगे समझते हैं। ग्रीनिच योमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड एवं नॉर्वेनियन सागर एवं ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किनफासो, ठीक है, बुर्किनफासो, घना एवं दक्षिण अंटार्कटिका समुद्र से गुजरता है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है वो किन किन जगहों से होकर गुजरता है उनके बारे में बताया गया है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित योमोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच समय से पीछे होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है सिर्फ कि जो 0 डिग्री से पूर्व की ओर होगा उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, जो पश्चिम में होंगे उनका ग्रीनविच से समय जो होगा वह पीछे होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है कि 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वे 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 24 घंटे में 24 आवर में वह कितना घूम रही है? 360 घूम रही है। तो 1 आवर में कितना घूमेगी? आप डिवाइड कीजिएगा तो 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री घूमेगी, यानी कि 60 मिनट में वह 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में वह 4 मिनट में कितना घूमेगी? तो 1 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, तो 4 मिनट में पृथ्वी क्या होती है? 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। अब 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे होगा, यानी कि दोपहर के 12 बजेंगे तो 15 डिग्री आगे, यानी कि ग्रीनविच से 15 डिग्री अगर पूर्व की बात करें तो वहां पर दोपहर का 1 बजा होगा, चूंकि 1 घंटे का यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का जो समय होगा वह ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, यानी कि वहां पर अभी कितना बज रहा होगा? 11 बज रहा होगा, वहां सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। जब ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे तो मध्य रात्रि यहाँ पर होगा, 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा? मध्य रात्रि हो जाएगा। किसी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होते हैं तो दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि
5 घंटा 30 मिनट जो है हमारा जो समय है ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो दोपहर का 12 बज रहा होगा वहां पर ग्रीनविच में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मिनट की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो हमारा भारत है वह ग्रीनविच से पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा इस चीजों को। ठीक है ना। और भारत की जो यहाँ पर जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री की मानक रेखा है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है मानक समय रेखा माना गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। यह भी याद रखिएगा कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, और 82.5 डिग्री को यहाँ पर क्या माना गया है, मानक समय माना गया है भारत में। और जो कि हमारा जो 82.5 डिग्री की मानक रेखा है वह ग्रीनविच से 5 डिग्री 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर आप 82.5 डिग्री को गुणा करेंगे 4 से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टोटल चीज कि वह कितने घंटे आपका दूर होगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे ग्रीनिच यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके में है। जो ग्रीनिच है वो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित है। जो ग्रीनिच है वो कहाँ पर है, यूके में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानक समय जो होता है, मानक समय 7.5 डिग्री के गुणांक में लिया जाता है। जो मानक समय होता है वह 7.5 डिग्री के गुणांक में लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। अब देखें, यहाँ पर कई देशों का जो विस्तार है वह देशांतरीय विस्तार अधिक है। देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो है मानक समय का निर्धारण किया गया है, व्यवस्था किया गया है। तो उसी तरह यहाँ पर अमेरिका में 9 समय जोन है। ठीक है, अमेरिका में 9 समय जोनों का व्यवस्था किया गया है। रूस में ये 11 समय जोन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। और कई बार भारत में भी यहाँ पर 2 समय जोन की मांग की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विषुवत रेखा के बारे में। पृथ्वी की मध्य सतह से, लेकिन अभी भारत में जो है एक ही समय जोन है 82.5 डिग्री का। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर है कि विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बीच से होकर ये गुजरती है 0 डिग्री का अक्षांश रेखा। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये बीचों बीच होती है। ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो उत्तर की ओर है, ठीक है, ये उत्तर की ओर है और ये दक्षिण की ओर है। तो उत्तर के जो भाग, ये भाग जो बचे हैं, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये जो भाग हैं, ठीक है, ये जो भाग हैं ये क्या कहलाएंगे, ये जो भाग हैं ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएंगे। और नीचे का जो भाग है, ये नीचे का जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कटिबंध है। ठीक है, कटिबंध की अगर बात करें तो 3 कटिबंधों की बात, सॉरी यहाँ पर 4 कटिबंध की बात की गई है। ठीक है, 4 कटिबंधों की बात की गई है। सबसे पहले उष्ण कटिबंध, ठीक है, दूसरा उपोष्ण कटिबंध, तीसरा शीतोष्ण कटिबंध और चौथा ध्रुवीय कटिबंध। इन चारों कटिबंधों को हमें समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कटिबंध क्या है। यहाँ पर है कि प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न प्रकार है। ठीक है, तो ताप के अनुसार जो
प्रत्येक गोलार्ध हैं, ठीक है, ये जो गोलार्ध हैं इन गोलार्धों को ताप के अनुसार बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर कुछ और ताप है, ऊपर में कुछ और ताप है, यहाँ पर कुछ और ताप है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और ताप है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर कुछ और तापमान है, यहाँ पर पृथ्वी की कुछ और तापमान है। तो इनको ताप के अनुसार कई जोनों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे उष्ण कटिबंध, ठीक है। पहला हमें देखना है उष्ण कटिबंध। यह जो है विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है, ठीक है। तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी है। यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री का देशांतर रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री से उत्तर नॉर्थ में एक 23.5 डिग्री पर जो है वह कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री की बात करें, तो कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर और 0 डिग्री तक के, ठीक है। और फिर इधर पर भी मकर रेखा, ठीक है, नीचे जो है 23.5 डिग्री का मकर रेखा और उससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री दक्षिण की बात हो रही है और जो हमारी मकर रेखा होती है वह 23.5 डिग्री पर ही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो पूरी जगह है, इसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगर सिंपल भाषा में आप याद करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो जोन होता है, वह जोन जो है उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप यहाँ से याद रखिए, सिंपल भाषा में आप याद रखिए कि जो कर्क रेखा है वो और मकर रेखा, इनके बीच का जो जोन है, सॉरी जो स्थान है, जो जोन है, इनको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जहाँ पर जो मौसम है सदैव कैसा रहता है, गर्म रहता है और यहाँ पर सूर्य साल में 2 बार आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चूंकि यहाँ पर 30 डिग्री की बात हो रही है तो आप सिर्फ ध्यान में रखने के लिए, माइंड में रखने के लिए इस चीज को याद रखिएगा कि उष्ण कटिबंध जो है वह कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो भाग है, जो जोन है, वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। ऐसे आपको याद रखना है कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग की बात हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम होता है, तो इसको उपोष्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक बनाया था 30 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर यहाँ पर बीच में हम लोगों ने बनाया था 23.5 डिग्री का जो है कर्क रेखा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने 66.5 डिग्री पर एक और रेखा बनाया था, सॉरी यहाँ पर 66.5 डिग्री पर हम लोगों ने एक रेखा बनाया था, उस रेखा, तो यहाँ पर जो 66.5 डिग्री की रेखा थी वह थी आर्कटिक वृत्त, ठीक है। यहाँ पर 66.5 डिग्री का जो रेखा थी, 66.5 डिग्री अक्षांश की जो रेखा थी वह क्या थी, आर्कटिक वृत्त थी, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। तो ये चीजें हम लोगों ने पहले बात किया था, लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है क्या, 45 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसलिए आपको बताएं कि आपको समझ में आए कि 66.5 डिग्री और 45 डिग्री का कहाँ पर स्थान बनता है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और हम बात कर रहे हैं कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो स्थान है, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो बीच का रेखा, जो बीच का जोन होगा उत्तर में, और उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री 45 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, ये जो दो जो जोन होंगे इनको उपोष्ण कटिबंध कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो है 30 डिग्री का है और ये जो है 45 डिग्री पर है, ठीक है, 45 डिग्री पर, ये जो है 45 डिग्री और ये जो है 30 डिग्री। तो ये जो जोन होंगे इनको हम लोग कहेंगे उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ताप जो हो जाएंगे वह अधिक होंगे, ठीक है, ताप क्या होंगे, अधिक होंगे, और कभी कभी कुछ महीने तक ताप जो है वह
कम यहाँ पर होंगे। ठीक है, कुछ महीने पर सर्दी, कुछ महीने में गर्मी यहाँ पर होंगे। तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित ये क्षेत्र हैं। ठीक है, जिसको उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये पृथ्वी है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये हमारे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। अब समझते हैं 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जहां सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ हमेशा ताप कम रहेगा। तो बात हो रही है 45 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का, यानी कि जो आर्कटिक वृत्त है उससे लेकर के उसके आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर आर्कटिक वृत्त ये है हमारा 66.5 डिग्री, और इसी के नीचे, क्योंकि 66 डिग्री की बात हो रही है तो हम इसे ही मान लेते हैं ये हमारा 66 डिग्री का आर्कटिक वृत्त या मतलब 66 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और ये हमारे 45 डिग्री की अक्षांश रेखा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमारी एक 66 डिग्री की अक्षांश रेखा है, यहाँ पर 45 डिग्री की अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पर ये जो बीच का टाइम, ये जो बीच का जोन होगा, ये जो बीच का क्षेत्र होगा, ठीक है, ये बीच का जो क्षेत्र है इसी को शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। ठीक है, इसी को शीतोष्ण कटिबंध कहा गया। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से ये जो एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, और ये जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह है जो कि 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पर जो है 45 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। तो इनके जो बीच का मौसम होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सूर्य है वह सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि किरणें तिरछी होती है। तो तिरछी किरण होने के कारण यहाँ पर ताप क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की बात हो रही है, यानी कि आर्कटिक वृत्त से लेकर के ध्रुव तक। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री और ध्रुव यहाँ से यहाँ तक के बीच की बात हो रही है, सबसे ऊपर की ओर बात हो रही है। तो ये जो क्षेत्र है ये मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है। तो 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो भी क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, हमेशा बर्फ जमा रहता है। तो आप सीधा याद रख सकते हैं कि ध्रुवीय कटिबंध जो है वह 66.5 डिग्री यानी कि आर्कटिक वृत्त से लेकर के 90 डिग्री देशांतर 90 डिग्री अक्षांश, जो कि उत्तरी अक्षांश यानी कि ध्रुव तक के जो क्षेत्र होंगे उसको ध्रुवीय कटिबंध कहेंगे। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो है 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त से लेकर के 90 डिग्री ध्रुव तक यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे ध्रुवीय कटिबंध कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर 66 डिग्री का और यहाँ पर 66 डिग्री का एक रेखा है। ठीक है, और यहाँ से ये जो हमारे अब इधर जो ध्रुव तक का है 90 डिग्री, यहाँ पर ध्रुव है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव। तो ये जो क्षेत्र हो जाएंगे, ये जो क्षेत्र होंगे, ये क्षेत्र जो कहलाएंगे वह ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहलाएंगे। और यहाँ पर जो है तापमान बहुत कम होता है, तो ये बर्फ के रूप में यहाँ पर जमे होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अक्ष के बारे में। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है उसको अक्ष कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, और इसको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा अगर हम खींच देंगे तो यही हमारी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। और अक्ष पर क्या होती है, पृथ्वी घूमती है। ठीक है, चलिए ध्रुव के बारे में बात कर लेते हैं। ध्रुव पृथ्वी पर 2 बिंदु जिससे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। तो ये 2 बिंदु जिससे काल्पनिक अक्ष होकर गुजरते हैं, तो ये एक पहला बिंदु और ये यहाँ पर दूसरा बिंदु जिससे क्या हो रहा है, काल्पनिक अक्ष जो है गुजर रहा है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, चलिए अक्षांश के बारे में समझते हैं। किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में ये विषुवत वृत्त है। ठीक है,
और विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर जो हम बढ़ेंगे, उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, एक निश्चित कोण पर निश्चित कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री से ऊपर उत्तर में जितने भी ऐसे ऐसे रेखाएं हम खींचते हैं, समानांतर रेखाएं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अक्षांश। ठीक है। और दक्षिण में जो भी खींचते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो भी अक्षांश कहलाते हैं, लेकिन वो दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। और उत्तर में खींचे गए अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं अक्षांश वृत्त क्या होती हैं। अक्षांश वृत्त जो है वह विषुवत वृत्त के समानांतर खींची हुई काल्पनिक वृत्त होते हैं। ये सभी जो हम बात कर रहे हैं, जितने भी वृत्त, जितने भी रेखाओं के बारे में अभी तक बात की है, सब काल्पनिक है, सिर्फ गणना के लिए इनको माना गया है। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अक्षांश वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। तो यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से होकर हमारे 0 डिग्री की विषुवत रेखा खींची जाती है और इसके ऊपर और नीचे जो है काल्पनिक वृत्त खींचे जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये क्या कहलाएंगे? ये अक्षांश वृत्त कहलाएंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं देशांतर को। किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा पूर्व एवं पश्चिम की कोणीय दूरी है। ठीक है। जो देशांतर है वह किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम की कोणीय दूरी है। और देशांतर रेखाएं क्या कहलाती है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त जो है वह देशांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 ये मिलाने वाली जो रेखा होगी, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी वह देशांतर रेखा होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय समय किसी समय के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी कि किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। देखिए स्थानीय समय का सिंपल मतलब समझिए कि वहां का स्थानीय समय यानी कि जैसे मतलब उस स्थान का निश्चित समय। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बात किया है कि हम जो भी कर रहे हैं गणना समय का, वो क्या कर रहे हैं? वो हम लोग एक कल्पना करके कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप सूर्य की स्थिति को देखते हुए अगर समय की गणना करेंगे किसी निश्चित स्थान का, तो वहां पर जो होगा, जो समय उस समय होगा, वो उसका स्थानीय समय होगा। तो इसीलिए आप कई शहरों में देखे होंगे सूर्य घड़ी लगा हुआ होता है जो कि समय को बताता है, वहां के स्थानीय समय को बताता है। ठीक है। यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र का स्थानीय समय जो निश्चित क्षेत्र का वहां का जो समय होता है जो कि सूर्य के अनुरूप गणना किया जाता है, सूर्य के अनुसार गणना किया जाता है, तो वो स्थानीय समय कहलाता है। अब देखिए मानक समय को देखते हैं। किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर एक स्थानीय समय है। ठीक है। तो किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर एक स्थानीय समय है। जैसे कि मानक समय हमारी जो है 82.5 डिग्री की जो पूर्वी अक्षांश रेखा है वो हमारी मानक समय रेखा है। तो उसके अनुसार जब हम गणना करते हैं तो वह मानक समय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जिसमें हम लोग लुसेंट वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चौथा जो हमारा क्लास होगा यानी कि जियोग्राफी का 4th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और नई वीडियो जो हमारी जियोग्राफी की आने वाली है वह 4था चैप्टर होगा। ठीक है। 4th चैप्टर होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4th चैप्टर होगा जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें 4थे चैप्टर में पढ़ना है, जो कि इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई प्रश्न है या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपका सवाल बढ़िया है तो हम अगली वीडियो में उस पर चर्चा भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।